वैसे तो हमारे देश के लोग बहुत ही भोले होते हैं, किसी की भी बात में बहुत ही जल्द आ जाते हैं। अब प्रदीप कुरुलकर को ही देख लो, किसे एक खूबसूरत पाकिस्तानी एजेंट के जाल में फंसकर जो नहीं करना था वो कर देते हैं। वैसे ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है और हैरान करने वाली है, बट फिर भी पता नहीं क्यों न्यूज़ चैनल पर इसका इतना भी जिक्र नहीं हुआ। बट हमारा काम है कि आप तक सारी खबरें पहुंचाना, और वो भी पूरी रिसर्च के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हु इज़ प्रदीप कुरुलकर? तो प्रदीप कुरुलकर हमारे देश के डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट हैं। डीआरडीओ मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ साइंटिस्ट की मेन ड्यूटी देश को सशस्त्र बल मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी कि रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। कुरुलकर का नेम एज ए टीम लीडर एंड एज ए लीड डिजाइनर के तौर पर लिया जाता है। उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सिस्टम के डिजाइन एंड डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाई है। अब 3 मई को प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। उन पर 2 रीजंस की वजह से चार्जशीट फाइल की जाती है। एक तो इंडिया की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी एजेंट को देने के लिए, और दूसरी डीआरडीओ में जॉब देने का वादा करके 2 महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट यानी कि यौन शोषण करने के लिए। अब इतना बड़ा और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े हुआ इंसान इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है, ये सोचने की बात है। अब आगे चलते हैं। एटीएस के चार्जशीट से पता चलता है कि प्रदीप कुरुलकर किसी ज़ारा दासगुप्ता के रेगुलर टच में थे। ये दोनों व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल भी किया करते थे। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम और ईमेल थ्रू भी कांटेक्ट में थे। और तो और beachchat.net एंड cloudchat.net नेम की 2 एप्लीकेशन के जरिए वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखकर बातें किया करते थे। अब यहाँ मैं बता दूं कि हमारा कुरुलकर साहब की एज 59 ईयर है। ज़ारा से बातचीत के दौरान कुरुलकर ने हमारी इंडियन मिसाइल सिस्टम्स और डिफेंस प्रोजेक्ट के रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन ज़ारा को दी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज़ारा का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का पता चलता है और तब बाहर आती है ज़ारा की सच्चाई। ज़ारा दासगुप्ता, प्रदीप कुरुलकर की माने तो ज़ारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि यूके में बेस्ड थी। कुरुलकर के काम से प्रभावित होकर ज़ारा ने एक ही साल पहले कुरुलकर से कांटेक्ट किया था और उनके लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था। जून 2022 से दिसंबर 2022 तक वो दोनों कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे। ज़ारा ने अपने नेकेड फोटोज और वीडियो से कुरुलकर को अपने झांसे में लिया था। इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि हनी ट्रैप क्या होता है, तो इसके नेम से ही रोमांटिक या सेक्सुअल सिचुएशन बनाकर इमोशनल मैनिपुलेशन से सामने वाले का ट्रस्ट जीतकर या फिर ब्लैकमेल करके टारगेट से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना होता है। अब जानते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकालने की ज़ारा ने कोशिश की थी। तो प्रदीप कुरुलकर से बातचीत के दौरान ज़ारा ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स जिसे SAM कहा जाता है। इसके अलावा ड्रोन्स जिसका हवाई हमले में खास रोल होता है और जिसे UAV भी कहा जाता है, यानी कि अननेम्ड एयर व्हीकल। साथ ही ब्रह्मोस अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स और UCV मतलब कि अननेम्ड कॉम्बैट व्हीकल्स के बारे में जानने की कोशिश की। कुरुलकर ने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन यहाँ तक कि अपना ऑफिस शेड्यूल और लोकेशन भी ज़ारा के साथ शेयर किया था। अब सोचने की बात यह है कि कैसे प्रदीप कुरुलकर जैसा हाईली प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड इंसान किसी भी लड़की से अट्रैक्ट होकर अपने देश की वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि सोचा जाए तो देशद्रोह की निशानी है। जून 21 में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कुरुलकर के ऊपर वॉइस लेयर और फिजियोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट करने के लिए पुणे कोर्ट से परमिशन भी मांगी थी, बट कुरुलकर के वकील ने इसे वायलेंस अगेंस्ट हिज फंडामेंटल राइट्स बताकर इसका अपोज किया था। इतना कुछ करने के बाद भी कुरुलकर का कहना यही है कि वो अपनी लाइफ में अकेला महसूस कर रहे थे और इसी बीच वो ज़ारा से कांटेक्ट में आए। कुरुलकर ज़ारा से एक भी बार मिले नहीं थे, वो सिर्फ ऑनलाइन ही बात किया करते थे। उन्होंने ज़ारा से मिलने के लिए यूके जाने का भी सोचा था, बट उस बीच एटीएस को कुछ सस्पिशियस लगता है। ज़ारा के आईपी एड्रेस से उसके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव कनेक्शन के बारे में भी पता चलता है। हाल की तारीख में कुरुलकर पुणे की यरवाड़ा जेल अंडर जुडिशियल कस्टडी में है। अब एक और बात यहाँ जानना जरूरी है कि प्रदीप कुरुलकर सिर्फ एक अकेले इंसान नहीं है जो हनी ट्रैप में फंसे हुए थे। पिछले कई सालों से कई मिलिट्री पर्सनल और इंडियन डिफेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट्स के द्वारा हनी ट्रैप में फंसे हैं। अगर लिस्ट बनाने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसे कुछ गिने चुने नेम यहाँ मेंशन करता हूँ। इस साल फरवरी में डीआरडीओ के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर मिस्टर बाबूराम दे ने भी हनी ट्रैप के चलते इंडिया मिसाइल टेस्ट के सीक्रेट एक पाकिस्तानी स्पाई को शेयर किया था, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा जून 2022
में हैदराबाद पुलिस ने दुक्का मल्लिकार्जुना रेड्डी को डीआरडीओ's लेबोरेटरी के काम में उन्हें अरेस्ट किया था। उनके ऊपर भी फेसबुक के थ्रू एक पाकिस्तानी स्पाई को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने का आरोप था। ऐसे ही हनी ट्रैप के चलते फरवरी 2020 में 13 इंडियन नेवी के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था। ये तो सिर्फ कुछ ही नंबर्स हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हमारी कॉन्फिडेंशियल न्यूज दी है। इस ट्रेंड के चलते पिछले कुछ सालों में हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी गाइडलाइंस में बहुत से चेंजेस एज वार्निंग के तौर पर किए हैं, जैसे कि उनका कोई भी ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म वाली पिक्चर सोशल मीडिया पर एज ए प्रोफाइल पिक्चर नहीं रख सकता और किसी के भी सामने और कहीं पर भी उनका यूनिट नेम, रैंक, लोकेशन शेयर नहीं कर सकते। इवन अपने डिवाइस में कोई भी सेंसिटिव डाटा स्टोर नहीं कर सकते और तो और उन्हें अननोन ईमेल और वेबसाइट को ओपन करने की भी परमिशन नहीं है। इतने रूल्स होने के बावजूद हमारे ऑफिसर्स ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। यहाँ सवाल है कि क्या अकेलेपन के चलते या फिर किसी भी और रीजन की वजह से क्यों कुरुलकर जैसे लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं? क्या 1 साल तक बात करते वक्त कुरुलकर को एक भी बार माइंड में ये ख्याल नहीं आया होगा कि क्यों ज़ारा उनके कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहती है? और कुरुलकर जैसा पढ़ा लिखा हाई पोस्ट पर काम करने वाला इंसान ये भी नहीं जानते कि सामने वाला इंसान भले ही अपने परिवार का ही क्यों ना हो, जब बात देश की सिक्योरिटी की आती है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। इमोशन के और ऐसे हनी ट्रैप जैसे स्कैम के चलते क्या अपना ईमान बेचना चाहिए? सवाल कहीं है, बट मेरे मुताबिक इसका इलाज सिर्फ एक ही है और वो है हमारे ऑफिसर्स के अपने माइंड पर कंट्रोल और अपने देश के लिए वफादारी, ताकि सामने कोई भी इंसान क्यों ना हो वो अपने देश के सीक्रेट्स अपने अंडर छुपा के रख पाए। यही सच में देशभक्त की निशानी है। ये तो है मेरा नजरिया। अब आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।